में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स लुधियाना में। वैसे तो घर से काफ़ी सपोर्ट मिलती होगी आपको। हाँ जी, मेरे मैटरनल साइड पे कि कोई वकील है, कोई जज है, कोई एडीए है, तो ये सब हमेशा से ही देखा है फैमिली में। मैटरनल साइड में ये थर्ड जनरेशन आ गई है इस लाइन में। हम्म, ये पता था लॉ करनी है, कभी ये नहीं सोचा था कि जुडिशरी करनी है। वो कॉलेज के बाद डिसाइड किया कि चलो एक बार ही ट्राई दे देते हैं। खा लूं? ये है। आपका नाम? मेरा नाम अबिद है और मैं लुधियाना से हूँ। आपने रिसेंटली कौन सा एग्ज़ाम दिया और कौन सा रहा? मैंने अभी रिसेंटली HCS जुडिशल ब्रांच का एग्ज़ाम दिया और मेरा रैंक 1 था उस एग्ज़ाम में। काफ़ी बड़ी उपलब्धि है, तो सबसे पहले क्या करते हैं? मेरे लिए तो मतलब ये फ़र्स्ट अटैम्प्ट था ये एग्ज़ाम, एंड आई बिलीव मैं ये क्लियर भी सिर्फ इस करके कर पाई बिकॉज़ मेरे पास बहुत अच्छी गाइडेंस थी। मेरे मेंटर जीपी सर, उन्होंने मतलब फ़र्स्ट डे से मेरे साथ इतना काम किया। उन्होंने मेरी हर वीकनेस, हर स्ट्रेंथ पे फोकस किया और मेरे को बताया कि मैं क्या करूं, कैसे करूं, और वो उनकी वजह से है कि मैं आज रैंक 1 पे हूँ। मेरे को ऐसा लगता है मैं जज किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट से बन जाती, बट ये जो रैंक मैं लेकर आ पाई हूँ वो उनकी वजह से है। तो आपने कब सोचा था कि मैंने इस एग्ज़ाम देना, ये इस प्लानिंग क्या की थी? मतलब मेरे को हमेशा से पता था मेरे को लॉ करना है बिकॉज़ मेरा फैमिली बैकग्राउंड ऐसा है कि जहाँ पे सब लॉयर्स हैं, जजेस हैं, तो मेरे को ये पता था लॉ करना है। बट ये कभी भी नहीं डिसाइड किया था कि लॉ में आगे क्या करना है। ये था कि मैं जब कॉलेज गई तो मेरे डैड ने मेरे को कहा कि मेरे कहने पर तू एक अटैम्प्ट दे के देख ले, कि मेरा सपना है कि तू जुडिशियल ऑफिसर बने। तो फिर मैंने भी देखा, मैं इंस्पायर हुई और बहुत सारे लोगों से। मेरे खुद के मासी यहाँ पे जज हैं, तो मेरे को लगा था कि एज अ फ़ीमेल वो इतना अच्छा कर पा रहे हैं लाइफ में, उनको इतनी रिस्पेक्ट मिलती है। तो मैंने कहा कि एक बार ही सिर्फ उस वजह से पेपर दे के देख लेती हूँ। तो आपकी फैमिली में कौन क्या करते हैं? मेरे खुद के मॉम, शी इज़ अ डिप्टी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी लुधियाना में ही। मेरे एक मामू प्रैक्टिस करते हैं लुधियाना में, एक मेरे मामू एडीजे हैं चंडीगढ़ में, एंड मेरे नानू खुद रिटायर हुए थे एज एडीजे। तो इस करके मतलब मैंने बैकग्राउंड ही ये देखा है कि जजेस हैं, लॉयर्स हैं आसपास। तो प्रैक्टिस कैसे करते हैं, क्योंकि काफ़ी टफ कंपटीशन रहता है, तो कैसे करते हैं? मतलब मेरे कोचिंग इंस्टीट्यूट में ये चीज़ रहती थी कि आपने ना अकेले बैठ के नहीं पढ़ना है, जो पढ़ना है साथ में 10 बच्चों को लेके बैठ के पढ़ना है। वहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं होता था। बच्चों के बीच में कंपटीशन है, बट वो हेल्दी वाला है कि अगर मैं आगे बढ़ रहा हूँ तो साथ में 10 बच्चों को लेके आगे बढ़ूँगा। हमारे सर का ये बिलीव था कि तुमने जो भी करना है ना 10 बच्चों को साथ लेके कराओ, क्योंकि अगर अकेले पढ़ोगे ना तुम्हें कभी भी नहीं पता चलेगा तुम क्या गलत पढ़ रहे हो, क्या सही पढ़ रहे हो। तो सर हमेशा से ये करते थे कि बच्चों का ग्रुप बनाते थे, उन्हें बताते थे तुम ये ऐसे पढ़ो। एक बच्चा कुछ पढ़ाता था, एक बच्चा कुछ पढ़ाता था, एंड आई थिंक वो ही एक चीज़ है जो सर का एक सक्सेस रेट इतना हाई रखता है। तो कितना टाइम देते थे आप? वहाँ पे कोई टाइम नहीं है। सर बोलते थे सुबह 9 बजे आओ, रात के चाहे 12 बजे तक बैठे रहो। सर हमें खाना खिलाते थे, चाय पिलाते थे, और ज़बरदस्ती, मतलब हम मना भी करते थे कि सर नहीं हमने खा लिया है, बट वहाँ पे ऐसे घर वाला माहौल था, बांटते करते थे। हम सर के साथ बैठे रहते थे पूरा पूरा दिन, बस डिस्कशंस होती थी। तो ऐसे कोई टाइम फ्रेम नहीं था कि हमने इतने से इतने घंटे पढ़ना है, ये करना है, वो करना है, बस सब कुछ चलता रहता था वहाँ। घर पे भी मदद मिलती होगी, घर पे भी कई क्वेश्चन क्लियर हो जाते होंगे, कोई है प्रॉब्लम आ गई? मतलब कई बार होता था कि कोई क्वेश्चंस हैं जो सर और मैं हम इकट्ठे डिस्कस करके नहीं कर पा रहे, तो मैं मम्मा से पूछती थी, फिर मैं सर को बताती थी कि मम्मा ने ये कहा, फिर मैं मामू से या मासी से कभी पूछती थी। तो ये चलता रहता था। सर अपने कलीग से पूछते थे, अपने सारे फ्रेंड से पूछते थे, तो वहाँ पे मतलब ये डिस्कशन वाला माहौल तो हमेशा रहता है। तो कब आपने ये तैयारी शुरू की? मैंने ये तैयारी लास्ट ईयर जुलाई में शुरू की थी, एंड पूरा 1 साल हो गया तैयारी के बाद बस। तो कब ये एग्ज़ाम दे, नोटिफिकेशन कब आया और कब? इसकी नोटिफिकेशन आई थिंक जनवरी में आ गई थी, एंड इसका इंटरव्यू 30 सितंबर को था, लास्ट मंथ। तो अभी आप तक नहीं आया, तो क्या अभी प्लानिंग किया है आपने, तो फ्यूचर को लेकर, तो कैसे आपका लाइफ स्टाइल रहेगा?
तो क्या आपको मोटिव आगे फैसले सोचे लोगों की सोच होती है समाज के प्रति, वो क्या लेकर चल रहे हैं? मेरे लिए तो सबसे, जब मैं सर के पास फर्स्ट डे गई थी तो सर ने एक ओथ दिलवाते हैं हमें, ओथ ऑफ इंटेग्रिटी, और मेरे फैमिली में भी यही वैल्यूज़ रही हैं कि जो भी करना है इंटेग्रिटी के साथ करना है। तो मेरा बस ये एम है कि मैं जस्टिस करूँ, मैं सर्व करूँ सोसाइटी को, बट इंटेग्रिटी के साथ, बिना कुछ गलत किए कभी भी। तो जो आपके साथ और भी ऐसे आपके जूनियर्स हैं जो साथ में पढ़ रहे हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगी कि जो एग्ज़ाम दे रही हैं एडवोकेट है किशोर है, उनको क्या कहना चाहेंगे? मेरा एक बिलीफ है कि मतलब अगर पेपर क्लियर करना है ना तो विदाउट फियर जाना है, क्योंकि अगर हम ना बहुत डर लेके जाते हैं पेपर में कि पता नहीं क्लियर होगा नहीं होगा। सर हमें ये कहते हैं क्या हो जाएगा, नहीं क्लियर होगा तुम्हारी तनख्वाह थोड़ी रुक जाएगी, लगी नहीं है अभी तनख्वाह, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, तनख्वाह लग जाएगी। तो किस डर से जा रहे हो, नहीं होगा तो और बहुत चीज़ें हैं। तो आई बिलीव बिना डर के जाना सबसे बड़ी चीज़ है। एक क्वेश्चन और है, हमारे यहाँ पे काफ़ी केसेस होते हैं, प्रेशर बहुत है जज पे रहता है, तो कहते हैं तो प्रेशर कैसे टैकल करने के लिए, क्योंकि इतने केसेस हैं, जज कम है, केसेस बहुत हैं, पॉपुलेशन इतनी है। उसके लिए आई बिलीव मतलब हमारा गवर्नमेंट, हमारी जुडिशरी इट्स कंटिन्यूसली वर्किंग ऑन दैट, कोर्ट्स बढ़ा रहे हैं, जजेस बढ़ा रहे हैं। उसके अलावा भी मतलब इस सब के अलावा भी आई बिलीव पर्सनली बहुत स्ट्रेस हो जाता है जजेस पे। तो आई थिंक एक्स्ट्रा करिकुलर, कभी एक्सरसाइज कर ली, कभी अपने पेट्स के साथ हैंग आउट कर लिया, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फैमिली के साथ बैठ गए ऑफिस के बाद, उन सब के साथ बैलेंस रहे कि सिर्फ काम काम नहीं, काम के साथ साथ अपनी हेल्थ, क्योंकि तभी हम कुछ अच्छा कर पाएंगे सोसाइटी के लिए, इफ़ वी आर हेल्दी। एंड में आप क्या करना चाहिए? हाँ जी, एंड में आप क्या करना चाहिए? एंड में बस सबके लिए ये कि वट एवर यू एम डू इट विद फुल ज़ील एंड एंथुजियाज़म, एंड उसके अलावा आपको कुछ नहीं चाहिए सक्सीड होने के लिए।